नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। सो दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 19वां होने वाला है। और आज के क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो पर्यावरण, जिसे आप लोग ईवीएस के नाम से जानते हो। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो मैराथन क्लास टेस्ट सीरीज आप लोगों का दूसरा रहने वाला है। ठीक है, तो देखो, जब तक कि आप लोगों का पेपर हो नहीं जाता, लगभग 14-15 दिन ना पर डे आप लोगों का पर्यावरण का जो क्लास है वो आएगा। और वो भी मैराथन, मतलब पूरे सिलेबस से आप लोगों का ना जितने भी प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं उन तमाम प्रकार से मैं आप लोगों को ना मैराथन क्लास लाने की कोशिश करूंगा। ध्यानपूर्वक आप लोगों को प्रैक्टिस भी करते हुए चलना है। अभी महीने में ना जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा आप सभी लोगों के लिए। ठीक है, तो इसीलिए आप लोगों को इस क्लास में क्या करना है, ध्यानपूर्वक पढ़ना है और मेरे आंसर लेने से पहले खुद आंसर लेना है। और मैं आप लोगों के लिए लगभग 30 प्रश्न लेकर के आया हूँ। लास्ट में आप लोग जरूर बताइएगा कि आप लोगों का कितना नंबर आया, ये आप लोगों को जरूर बताइएगा। ठीक है, एटलीस्ट कम से कम मेरे आंसर लेने से पहले खुद आंसर लीजिए और अपने आप को परखिए। जितना ज़्यादा परखोगे उतना बेहतर होगा आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए। क्योंकि आप लोगों को एग्ज़ाम सेंटर में कोई भी मदद करने वाला नहीं है। जो आप आंसर लोगे उसी के आधार पर ये डिसाइड होगा कि आप क्वालिफाई करोगे या नहीं करोगे। तो इसीलिए ज़्यादा जरूरी कि आप खुद से आंसर लेने की कोशिश किया कीजिए। ठीक है, चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हैं, सीधे सीधे प्रश्न क्रमांक 31वां को पढ़ते हुए चलते हैं। आप लोगों का फर्स्ट क्लास में 1 से लेकर के 30 तक की पढ़ा दिया था और उसके बाद ना 31 से लेकर के 60 तक की आप लोगों को दूसरा क्लास कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए ध्यान से पढ़िए प्रश्न क्रमांक 31 को। परिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव होता है। ऑप्शन ए एक दिशीय, ऑप्शन बी द्विदिशीय, ऑप्शन सी बहुदिशीय या ऑप्शन डी कोई भी विशेष दिशा नहीं। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 31वां का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए एक दिशीय करेक्ट हो जाएगा। कैसे? परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव होता है। तो परिस्थितिकी तंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो एक दिशीय होता है, यह आप लोगों को याद रखना है। और परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह क्या होता है एक दिशीय वाला, वो अगर आप लोगों को बताऊँ ना, तो इस संसार में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो वो सूर्य है। क्योंकि सूर्य के प्रकाश से पेड़ पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। उसके बाद जो पेड़ पौधे होते हैं उसको कौन खाता है? जो भी शाकाहारी जो जानवर होता है वो खाता है। और उसको कौन खाता है? शाकाहारी जानवर वगैरह को होता है तो उसको मांसाहारी जानवर खाता है। मांसाहारी जानवर को कोई और जो मांसाहारी जानवर क्या करेगा, उसको खाएगा। तो क्या होगा, ये एक दिशा में जो ऊर्जा प्रवाह वो चलते जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से इसमें बोला गया है कि परिस्थितिकी तंत्र में जो ऊर्जा प्रवाह होता है वो सदैव एक दिशा में जाता है और जाते जाते उसमें के द्वारा वो समाप्त हो जाता है, वो रिसाइकल नहीं होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 31वां का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एक दिशीय करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। देखो, आप लोगों को ना जितना भी प्रश्न इसमें मैं बताता हूँ ना उनको समझने की कोशिश कीजिए। रटोगे तो कोई मतलब नहीं है। क्योंकि अगर सीजी टेट के एग्जाम में क्वेश्चन के बारे में बात करें ना, तो सीजी टेट के एग्जाम में अक्सर जो क्वेश्चन होता है उसको घुमा करके पूछा जाता है। तो इसीलिए रटने का कोई मतलब नहीं है, आप लोगों को समझने पर जोर देना है कि क्यों, कैसे और क्यों हो रहा है, कब हो रहा है, ये समझने पर कोशिश करना है आप लोगों को। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 32वां को ध्यान से पढ़िए। 7-8 साल की बच्ची सामान्य क्या नहीं जानती है? ऑप्शन ए पेड़ पौधे की सामान्य जानकारी, ऑप्शन बी गर्म और ठंड की अवधारणा, ऑप्शन सी सौर मंडल का ज्ञान या ऑप्शन डी समय दिशा मापतौल की समझ। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 32 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी सौर मंडल का ज्ञान करेक्ट हो जाएगा। कैसे? 7-8 साल की बच्ची सामान्यतः क्या नहीं जानती? तो एक जो 7-8 साल के जो बच्चे होंगे वो सौर मंडल के बारे में नहीं जानता है जी। आप लोग गैस कर लीजिएगा या आप लोग ना आसपास के जो बच्चे होंगे उस पर भी पूछ के देख लीजिएगा। जो 7-8 साल के जो बच्चे होते हैं वो सौर मंडल के बारे में उतना जो जटिल होता है ना उसको नहीं जानता है, नहीं समझ पाता है कि अंतरिक्ष क्या होता है, सौर मंडल क्या होता है, कितने उसमें ग्रह होते हैं, क्या क्या नाम है, इसके बारे में उनको ज्ञान नहीं होता है। लेकिन अगर बात करें ना तो उनको पेड़ पौधे की सामान्य जानकारी होता है क्योंकि वो अपने आसपास में देखता है। उसके अलावा गर्म और ठंडी की अवधारणा के बारे में जानते हैं छोटे बच्चे जो हैं, वो 7-8 साल के बच्चे जो होते हैं वो। उसके अलावा समय, दिशा और मापतौल की जो समझ है ना वो 8 वर्ष की उम्र तक की उसमें विकसित हो जाता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 32 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 7-8 के
21 साल के जो बच्चे होंगे उनमें ना सौर मंडल के बारे में ज्ञान नहीं होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 33वां को पढ़ते हैं। मनुष्य में एनीमिया का मुख्य कारण है। ऑप्शन ए आयरन की कमी, ऑप्शन बी प्रोटीन की कमी, ऑप्शन सी कैल्शियम की कमी या ऑप्शन डी विटामिन बी की कमी। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 33 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर है आयरन की कमी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? मनुष्य में अनीमिया का प्रमुख कारण है, तो अनीमिया का जो प्रमुख कारण है ना वो आयरन की कमी करेक्ट हो जाएगा। तो ये आप लोगों को याद रखना है, मनुष्य में अनीमिया का जो प्रमुख कारण होगा वो जो आयरन की कमी है ना उसके कारण होता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 33 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर है आयरन की कमी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, अनीमिया का प्रमुख कारण जो होगा वो। और इसके कारण क्या होता है, शरीर में पर्याप्त जो रेड ब्लड सेल्स है ना वो नहीं बन पाता, तो इसीलिए क्या होता है वो अनीमिया की कमी होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा क्या होता है कमजोरी आता है, थकान होता है, सांस फूलने लगता है, सिर दर्द होता है। तो इस प्रकार की उसमें लक्षण देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 34 को ध्यान से पढ़िए। विज्ञान की एक कक्षा कक्ष होनी चाहिए। ऑप्शन ए सक्रिय, ऑप्शन बी सैद्धांतिक, ऑप्शन सी संघर्षात्मक या ऑप्शन डी सामाजिक। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 34 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर है सक्रिय करेक्ट हो जाएगा। कैसे? विज्ञान की कक्षा कक्ष होनी चाहिए, तो विज्ञान की एक जो कक्षा कक्ष है वो होना चाहिए, वो सक्रिय होना चाहिए, क्योंकि विज्ञान जो होता है वो हमेशा क्या होता रहता है प्रैक्टिकल के थ्रू होता है। मतलब सामने में जो चीज़ का हम लोग क्या करते हैं पढ़ते हैं उस प्रकार से हम लोग प्रैक्टिकल भी करके देखते हैं, तो सक्रिय होना ज़्यादा जरूरी है ना जी। सक्रिय रहेंगे तभी ना सीख पाएंगे। और अगर प्रश्न पॉजिटिव बोला है तो आंसर भी क्या लेना है, पॉजिटिव टाइप से ही लेना है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 34 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 35 को पढ़िए। निम्न में से किससे प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी वसा या ऑप्शन डी विटामिन। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 35 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी वसा करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्न में से किससे प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो प्रति ग्राम जो सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है वो वसा से होता है, फैट से होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। और अगर आप लोगों को स्पेसिफिक बताऊँ ना तो प्रति ग्राम वसा से 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है। क्या? तो प्रति ग्राम वसा से ना 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है, तो ये सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है। उसके अलावा प्रोटीन के बारे में अगर आप लोगों को बताऊँ ना तो प्रति ग्राम प्रोटीन से ना 4 किलो जो कैलोरी है वो ऊर्जा प्राप्त होता है। उसके अलावा ऑप्शन नंबर बी कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताऊँ ना तो प्रति ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट होता है उससे 4 किलो कैलोरी जो ऊर्जा है ना वो प्राप्त होता है। तो जो सबसे ज़्यादा जो प्राप्त होता है ना ऊर्जा जो है वो प्रति ग्राम वसा से क्या मिलता है, तो प्रति ग्राम जो वसा है उससे 9 किलोग्राम जो कैलोरी है ऊर्जा है वो प्राप्त होता है। ये आप लोगों को याद रखना है, सबसे ज़्यादा इसमें होता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 35 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 36 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण का संकेतक है? ऑप्शन ए साइकस, ऑप्शन बी शैवाल, ऑप्शन सी बायोफ्राइट्स या ऑप्शन डी लाइकेन। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 36 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी लाइकेन करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण का संकेतक है? तो वायु प्रदूषण का जो संकेतक है ना वो लाइकेन हो जाएगा, ये आप लोगों को याद रखना है। और लाइकेन के बारे में थोड़ा सा अगर आप लोगों को बताओ ना तो लाइकेन जो होता है वो एक पौधे की तरह होता है जिसका कोई जड़ नहीं होता, या उसके अलावा ना उसमें कोई सुरक्षात्मक प्रकार से ना उसमें कोई भी प्रकार से परत नहीं होता है। तो इसीलिए क्या होता है वो जो पौधा होता है वो हवा और पानी और खनिज को ना सीधे सीधे अवशोषित कर लेता है। और साथ ही ना वो जो प्रदूषणों होता है ना जैसे SO2, नाइट्रोजन और भारी धातुएं, तो इन सारी चीज़ों को खुद में ग्रहण कर लेता है। तो इसीलिए ना ये जो लाइकेन नामक जो पौधा होता है ना वो प्रदूषण की संकेतक के अंतर्गत इसको रखते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 36 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं अच्छे से। चलिए प्रश्न क्रमांक 37
को ध्यान से पढ़िए। चाय और कॉफ़ी के ज़्यादा सेवन से इनमें से किसकी कमी हो जाती है? ऑप्शन ए विटामिन बी, ऑप्शन सी कैल्शियम या ऑप्शन डी एल्ब्यूमिन। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 37 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम करेक्ट हो जाएगा। कैसे? चाय और कॉफ़ी के ज़्यादा सेवन से इनमें से किसकी कमी हो जाती है? तो चाय और कॉफ़ी के सेवन से ना जो कमी होता है वो कैल्शियम का कमी होता है। तो सबसे पहले आप लोगों को थोड़ा सा बता दूँ, चाय और कॉफ़ी के जब सेवन किया जाता है ना तो चाय कॉफ़ी में मौजूद जो कैफ़ीन है ना वो शरीर में कैल्शियम जो होता है उसको अवशोषित कर लेता है और अवशोषित करने के बाद ना यूरिन के माध्यम से उसे बाहर निकाल देता है, जिससे क्या होता है, जिससे हड्डी में ना कैल्शियम की कमी हो जाता है और दांत को मजबूत बनाने में भी जो कैल्शियम का योगदान होता है वो भी कमी होने लगता है। तो किसकी कमी होता है चाय और कॉफ़ी पीने से? तो वो कैल्शियम की कमी होता है। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। और हड्डी को मजबूत करने में, दांतों को मजबूत करने में तो किसकी सहायता होती है? तो सबसे ज़्यादा कैल्शियम की सहायता ली जाती है, मतलब कैल्शियम जो है वो मजबूत करता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 37 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 38 को अब ध्यान से पढ़िए। जन्मजात कौशल नहीं है। ऑप्शन ए खाना पीना, ऑप्शन बी चलना दौड़ना, ऑप्शन सी कृषि संबंधित कौशल या ऑप्शन डी उठना बैठना। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 38 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर सी कृषि संबंधित कौशल करेक्ट हो जाएगा। कैसे? जन्मजात कौशल नहीं है, ये तो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इजी था जी। मतलब जन्मजात जो कौशल होता है वो खाना पीना हो जाता है, चलना दौड़ना भी हो जाता है और उठना बैठना भी जन्मजात कौशल हो जाता है, जिसे ज़्यादा सिखाने विखाने की आवश्यकता नहीं होता है। भूख लगने पर बच्चा क्या होता है, रोने लगता है, ये जन्मजात उनकी कौशल होता है। थोड़ा देर वो चलना सीख जाता है ना, उंगली पकड़ के भी। उठना बैठना इजी तरीके से वो सीख जाता है, लेकिन कृषि संबंधित जो कौशल है वो जन्मजात नहीं होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। वैसे भी आप लोग इजी तरीके से जान ही जाओगे इसको। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी अंदाज में। चलिए प्रश्न क्रमांक 39 को ध्यान से पढ़िए। निम्न में से कौन सा अम्लीय वर्षा का कारण है? ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन, ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड या ऑप्शन डी ओजोन। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 39 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है ना वो अम्ल वर्षा का कारण होता है। कैसे? निम्न में से कौन सा अम्लीय वर्षा का कारण है? तो अम्लीय वर्षा का जो कारण है वो सल्फर डाइऑक्साइड, जिसे SO2 के नाम से जानते हैं, और नाइट्रोजन ऑक्साइड, तो ये दोनों के दोनों जो होते हैं ना वो अम्लीय वर्षा का कारण होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा आप लोगों ने अम्लीय वर्षा के बारे में सुना होगा ना कि जो अम्लीय वर्षा है जिसके कारण क्या हो रहा है, ताजमहल अपनी जो चमक है वो खोते जा रहा है, धीरे धीरे पीला पड़ते जा रहा है, आप लोगों ने सुना होगा। तो ये अम्लीय वर्षा के कारण होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 39 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से, तो ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए चलिएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 40 को ध्यान से पढ़िए। दहेज रोधक अधिनियम बना था। ऑप्शन ए 1978, ऑप्शन बी 1956, ऑप्शन सी 1971 या ऑप्शन डी 1961। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 40 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर डी 1961 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? दहेज रोधक अधिनियम बना था। तो दहेज रोधक जो अधिनियम बना था वो 1961 को बना था। और एग्जैक्ट आप लोगों को अगर डेट बताऊँ ना तो वो 1 जुलाई, कब? तो 1 जुलाई 1961 को क्या हुआ था, दहेज रोधक अधिनियम बना था और वो संपूर्ण भारत में लागू हुआ था। केवल जम्मू कश्मीर को छोड़ करके पूरे भारत में क्या कर दिया गया था, लागू कर दिया गया था। ठीक है, और इसका उद्देश्य बताओ ना तो दहेज लेने और देने पर रोक लगाया गया था। ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है, दहेज रोधक अधिनियम कहा जाता है। तो ये आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 40 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 41 को ध्यान से पढ़िए। कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए पर्यावरण अध्ययन में पर्यावरण शिक्षा समाहित है, ऑप्शन बी पर्यावरण अध्ययन में पर्यावरण शिक्षा
शिक्षा समाहित नहीं है। ऑप्शन सी पर्यावरण शिक्षा में पर्यावरण अध्ययन समाहित है, या ऑप्शन डी पर्यावरण शिक्षा में पर्यावरण अध्ययन समाहित नहीं है। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 41 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन में पर्यावरण शिक्षा समाहित है, करेक्ट हो जाएगा। कैसे, कौन सा कथन सही है बोला है, और सही जो कथन होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए जो है वो केवल करेक्ट हो जाएगा। कैसे, पर्यावरण अध्ययन में पर्यावरण शिक्षा समाहित है। जब हम लोग पर्यावरण को क्या करते हैं, पढ़ते हैं, तो पढ़ते हैं तो क्या होता है, पर्यावरण का जो शिक्षा होता है वो समाहित होता है, ऐड होता है उसमें। बाकी को देखो ना जी, नहीं बोला तो ये तो होगा नहीं, इसमें भी नहीं बोला तो ये होगा नहीं। एक पॉजिटिव आप लोगों का ये लगेगा, ये कैसे गलत है ये जान लो। पर्यावरण शिक्षा में पर्यावरण अध्ययन समाहित है, तो पर्यावरण के शिक्षण में अध्ययन कैसे समाहित होगा जी? पर्यावरण के अध्ययन में पर्यावरण का जो शिक्षा है वो समाहित होता है। कोई शिक्षा में अध्ययन थोड़ी समाहित होता है, अध्ययन में शिक्षा समाहित होता है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 41 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 42 को आप ध्यान से पढ़िए। प्राथमिक स्कूलों में पर्यावरण अध्ययन कार्यक्रम के 4 प्रमुख घटक हैं। ऑप्शन ए सही गलत का सिद्धांत, अवधारणाएं, जानकारी, कौशल। ऑप्शन बी मूल्य, व्याख्या, जानकारी, कौशल। ऑप्शन सी मूल्य, अवधारणाएं, व्यापीकरण, कौशल। या ऑप्शन डी वस्तुनिष्ठता, अवधारणाएं, जानकारी, कौशल। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 42 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। सही गलत का सिद्धांत, अवधारणाएं, जानकारी, कौशल करेक्ट हो जाएगा। कैसे, प्राथमिक स्कूलों में पर्यावरण अध्ययन कार्यक्रम के 4 प्रमुख घटक है। तो प्राथमिक स्कूल मतलब पहली से लेकर के 5वीं तक की जो पर्यावरण का अध्ययन कराया जाता है, तो पर्यावरण अध्ययन के कार्यक्रम में जो 4 प्रमुख घटक होगा वो सही गलत का सिद्धांत हो जाएगा, अवधारणाएं हो जाएगा, जानकारी हो जाएगा और कौशल हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 42 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी अंदाज में। चलिए प्रश्न क्रमांक 43 को ध्यान से पढ़िए। हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत है। ऑप्शन ए 44, ऑप्शन बी 23, ऑप्शन सी 40 या ऑप्शन डी 21। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 43 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर डी 21% करेक्ट हो जाएगा। कैसे, हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत है, तो हवा में जो उपस्थित ऑक्सीजन का जो अप्रॉक्स प्रतिशत है ना वो 21% है, ये आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा ना नाइट्रोजन के बारे में अगर आप लोगों को बताऊँ ना, तो नाइट्रोजन जो है वो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मिलता है, कितना, तो 78% मिलता है, 78% सबसे ज़्यादा, ठीक है। उसके अलावा अन्य गैस जो होगा वो आर्गन हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। तो अलग अलग उसका भी प्रतिशत को बांटा गया है, तो इन दोनों को ज़्यादा याद रखना है। इन दोनों में से ही पूछा जाता है, सबसे पहला ऑक्सीजन को भी पूछा जाता है, उसके अलावा नाइट्रोजन को पूछा जाता है, तो इन दोनों को आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं फिर से इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 44 को ध्यान से पढ़िए। बच्चों को दिन रात और ऋतुओं को समझाने में सबसे उपयुक्त विधि होगी। ऑप्शन ए चित्र अवलोकन, ऑप्शन बी कैलेंडर का ज्ञान, ऑप्शन सी बच्चों को चांद, सूरज और पृथ्वी बनाकर, या ऑप्शन डी सर्वे और व्याख्या। तो क्या इसका आंसर हो पाएगा? तो प्रश्न क्रमांक 44 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी बच्चों को चांद, सूरज और पृथ्वी बनाकर करेक्ट हो जाएगा। कैसे, बच्चों को दिन रात और ऋतुओं को समझाने की सबसे उपयुक्त विधि होगी। तो बच्चों को ना जो सबसे उपयुक्त विधि होगी दिन रात को समझाना, ऋतुओं को समझाने का, वो चांद को बनाकर, सूरज को बनाकर और पृथ्वी को बनाकर ना अलग अलग तरीके से बच्चों को सिखाया जाए। कैसे, तो सबसे पहले सूरज को बना देते हैं और इस प्रकार से सूरज को बना करके बच्चों को दिखा देते हैं, बोलते हैं कि ये सूरज हो जाएगा। उसके अलावा फिर क्या करेंगे, हम लोग पृथ्वी को बनाएंगे, इस प्रकार से पृथ्वी होगा। फिर चांद इस प्रकार से होगा, ऐसे अलग अलग बना दिए और बताएं कि पृथ्वी किस प्रकार से सूर्य का परिक्रमा करता है, फिर चांद किस प्रकार से पृथ्वी का परिक्रमा करता है, साथ ही साथ सूर्य का भी परिक्रमा करता है। तो जब बना करके बच्चों को बताएंगे ना तो वो अच्छे तरीके से देखेगा, समझेगा और सीखेगा। तो इसीलिए छोटे जो बच्चे होते हैं उसको चांद, सूरज और पृथ्वी को बना करके ना सीधा प्रैक्टिकल के माध्यम से उसको बताया जाए और समझाया जाए। तो इस प्रकार से प्रश्न
प्रश्न क्रमांक 44 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 45 को ध्यान से पढ़िए। गतिविधि के संबंध में आम धारणा नहीं है। ऑप्शन ए, गतिविधि में चुनौती का तत्व मौजूद रहता है। ऑप्शन बी, गतिविधि में केवल शारीरिक क्रियाकलाप है। ऑप्शन सी, गतिविधि पर जोर देने पर शिक्षक निश्चित समय में पाठ्यक्रम समाप्त नहीं कर सकता। यह ऑप्शन डी, गतिविधि आधारित कक्षा में लिखने और गलतियां सुधारने की जगह नहीं होती। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 45 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए, गतिविधि में चुनौती के तत्व मौजूद रहता है, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? गतिविधि के संबंध में आम धारणा नहीं है, तो आम धारणा जो नहीं होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गतिविधि में चुनौती का तत्व मौजूद रहता है। ठीक है, तो आम धारणा किस पर होता है? आम धारणा जो होता है वो थोड़ा सा निगेटिविटी टाइप से होता है ना, है ना। तो ये आम धारणा नहीं होगा, ये इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 46 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन मलेरिया का कारक है? ऑप्शन ए, कीट। ऑप्शन बी, जीवाणु। ऑप्शन सी, प्रोटोजोआ। या ऑप्शन डी, विषाणु। तो प्रश्न क्रमांक 46 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी, प्रोटोजोआ, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से कौन मलेरिया का कारक है? तो मलेरिया का जो कारक होगा वो प्रोटोजोआ होता है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 46 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो प्रोटोजोआ जो है वो करेक्ट हो जाएगा। मलेरिया के ये प्रमुख कारकों में से एक कारक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 47 को पढ़िए। बाल विवाह के क्या कुप्रभाव है? ऑप्शन ए, गर्भपात और मृत प्रसव की ऊंची दर। ऑप्शन बी, बाल मजदूरी और कामकाजी बच्चों का शोषण। ऑप्शन सी, बच्चों द्वारा पढ़ाई छोड़ने की घटना में वृद्धि। या ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो प्रश्न क्रमांक 47 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? बाल विवाह के क्या कुप्रभाव है? तो बाल विवाह के जो प्रभाव होंगे ना वो पहला भी हो जाएगा गर्भपात और मृत प्रसव की ऊंची दर भी हो जाएगा। दूसरा भी हो जाएगा बाल मजदूरी और कामकाजी बच्चों का शोषण भी हो जाएगा। और तीसरा भी हो जाएगा बच्चों द्वारा पढ़ाई छोड़ने की घटना में वृद्धि भी हो जाएगा। तो बाल विवाह के जो कुप्रभाव होगा, जो परिणाम होगा वो सभी प्रकार से हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 47 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा थोड़ा सा आप लोग और ये जान लो बाल विवाह के विषय में। बाल विवाह के विषय में ना सबसे पहले जो बाल विवाह पर रोकथाम किया गया था वो 1929 को किया गया था। कब? तो वो 1929 को शारदा एक्ट नाम से ना एक एक्ट आया था हरविलास शारदा के नाम से, जिन्होंने क्या किया था, सबसे पहले भारत में बाल विवाह पर रोक लगाया था। तो ये आप लोगों को याद रखना। और ये जो शारदा एक्ट आया था ना उसमें ना जो लड़के और लड़कियों की जो शादी के लिए एज है वो निर्धारित कर दिया गया था। क्या क्या किया था? तो सबसे पहले लड़कियों के लिए वो 14 वर्ष रखा गया था शादी के लिए, और लड़कों के लिए 18 वर्ष रखा गया था। ठीक है, सबसे पहले जो हरविलास शारदा नाम से जो शारदा एक्ट आया था उसमें ये शादी का रिक्वायरमेंट रखा गया था। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। और बाद में आगे चल करके इसको संशोधित कर दिया जाएगा, और संशोधित करने के बाद ना जो लड़कों की उम्र होगा, मतलब लड़कियों की जो उम्र होगा वो 18 वर्ष कर दिया जाएगा, और लड़कों की जो उम्र है वो बाद में 21 वर्ष कर दिया जाएगा। लेकिन ना शारदा एक्ट में 14 वर्ष लड़कियों का था और 18 वर्ष लड़कों का किया गया था। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 47 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो भी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 48 को ध्यान से पढ़िए। स्वास्थ्य के प्रमुख तत्व है। ऑप्शन ए, शारीरिक स्वास्थ्य। ऑप्शन बी, शारीरिक स्वास्थ्य एवं मानसिक स्वास्थ्य। ऑप्शन सी, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य। या ऑप्शन डी, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक स्वास्थ्य। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 48 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक स्वास्थ्य है वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? स्वास्थ्य का मुख्य तत्व है। तो स्वास्थ्य किसको बोलेंगे जी? स्वस्थ मनुष्य कौन होगा? जो शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक स्वास्थ्य, इन चारों जो प्रकार होंगे ना उसमें स्वस्थ रहेगा वही स्वस्थ मनुष्य कहलाता है। मान के चलो कोई व्यक्ति जो है वो एकदम स्वस्थ होगा, है ना, तो उसका मतलब ये नहीं है कि केवल उसका शरीर
स्वस्थ है, मानसिक तौर पे भी वो क्या होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, किसी भी प्रकार से डिप्रेशन में नहीं होना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा, स्वस्थ कहलाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 48 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 49 को ध्यान से पढ़िए। तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला प्रारंभ होती है। ऑप्शन ए छोटी मछली से, ऑप्शन बी पाद प्लावक से, ऑप्शन सी जंतु प्लावक से या ऑप्शन डी जलीय कीट से। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 49 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो ऑप्शन नंबर बी पाद प्लावक से करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला प्रारंभ होती है, तो तालाब में जो पारिस्थितिक तंत्र बनता है ना, वो पाद प्लावक से खाद्य श्रृंखला जो है वो शुरू होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, और पारिस्थितिक तंत्र में ना सबसे बड़ा जो पारिस्थितिक तंत्र होगा वो तालाब का नहीं, समुद्र का पारिस्थितिक तंत्र सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र कहलाएगा, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, जिसमें क्या है, एक छोटे से छोटे जीव से लेकर के बड़े से बड़ा जीव जो है वो पाया जाता है। तो इसीलिए पारिस्थितिक तंत्र में सबसे बड़ा जो तंत्र होगा ना, वो कौन सा होगा, वो समुद्र का जो पारिस्थितिक तंत्र है वो सबसे बड़ा होगा, ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 50 को ध्यान से पढ़िए। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ऑप्शन ए मस्तिष्क, ऑप्शन बी अग्नाशय, ऑप्शन सी अमाशय या ऑप्शन डी आंत। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 50 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर डी आंत करेक्ट हो जाएगा। कैसे? टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टाइफाइड से जो शरीर का अंग प्रभावित होता है वो आंत होता है, जिसमें छोटी आंत और बड़ी आंत जो होता है ना, वो दोनों प्रभावित होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। जिसके कारण सूजन आ सकता है, क्षति आ सकता है, खून निकलना जैसे गंभीर जो जटिल समस्या है ना, वो हो सकता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 50 का जो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी जो आंत है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 51 को पढ़िए अब। प्राकृतिक पर्यावरण निम्न में से किस घटकों से मिलकर बनता है? ऑप्शन ए अजैविक घटक, ऑप्शन बी जैविक घटक, ऑप्शन सी दोनों या ऑप्शन डी सामाजिक घटक। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 51 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो ऑप्शन नंबर सी दोनों करेक्ट हो जाएगा। कैसे? प्राकृतिक पर्यावरण निम्न में से किन घटकों से मिलकर बनता है? तो प्राकृतिक पर्यावरण जो है वो अजैविक घटक और जैविक घटक दोनों से मिलकर के बनता है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए फटाफट अंदाज में ना अब नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 52 को ध्यान से पढ़िए। मौसम के दृष्टिकोण से उष्णकटिबंधीय प्रदेश का प्रमुख लक्षण है। ऑप्शन ए वर्ष भर गर्मी रहना, ऑप्शन बी ठंड में अधिक ठंड और गर्मी में हल्की गर्मी, ऑप्शन सी साल भर अधिक जाड़ या ठंड या ऑप्शन डी ठंड में कम ठंड एवं गर्मी में हल्की गर्मी। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 52 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर ए वर्ष भर गर्मी रहना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? मौसम के दृष्टिकोण से उष्णकटिबंधीय प्रदेश का प्रमुख लक्षण है, तो उष्णकटिबंधीय जो प्रदेश है ना, उसका जो प्रमुख लक्षण होगा वो वर्ष भर गर्मी रहता है, उष्णकटिबंधीय जो प्रदेश है उसमें, तो ये आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 52 का जो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 53 को पढ़िए। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत मात्रा होती है। ऑप्शन ए 20.95, ऑप्शन बी 78.09, ऑप्शन सी 21 या ऑप्शन डी 0.03। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 53 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर बी 78.09 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत होती है। तो अभी आप लोगों को प्रश्न क्रमांक पिछला में आप लोगों को बताया था ना कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा जो गैस पाया जाता है वो नाइट्रोजन पाया जाता है, वो 78% पाया जाता है, आप लोगों को बताया था ना। इसमें एग्जैक्ट दे दिया गया है 78.09 जो प्रतिशत है वो दे दिया गया है। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा ये जो ऑप्शन नंबर ए और जो
सी लिखा है ना वो दोनों के दोनों सेम हो जाएगा। प्राचीन जो पुराना जो डाटा है ना उसमें जो ऑक्सीजन का जो लेवल है ना वो कितना दिखाता है वायुमंडल में, वो 20.95% दिखाता है। लेकिन अगर गूगल में सर्च भी मारोगे ना तो आप लोगों को 21% भी दिखाएगा। तो दोनों में से एक भी कोई भी ऑप्शन आप लोग ले सकते हो, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है इसमें भी। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 53 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 54 को पढ़िए। प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन ए वनों की कटाई, ऑप्शन बी निर्माण कार्य, ऑप्शन सी शिकार या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 54 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण है। तो प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण में ना अंतःक्रिया का उदाहरण जो होगा वो वनों की कटाई हो जाएगा, निर्माण कार्य भी हो जाएगा और शिकार भी हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से 54 का जो आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 55 को पढ़िए। प्रकृति में ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत है। ऑप्शन ए समुद्र जल, ऑप्शन बी वर्षा जल, ऑप्शन सी पर्यावरण या ऑप्शन डी हरे पौधे। प्रश्न क्रमांक 55 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हरे पेड़ पौधे करेक्ट हो जाएगा। कैसे? प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत है। तो प्रकृति में जो ऑक्सीजन मिलता है वो हरे पेड़ पौधे से ही ना मिलता है जी। जैसे कि एक जो पेड़ पौधा है वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, ग्रहण करता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है। और ठीक उसका उल्टा हम लोग भी करते हैं, ऑक्सीजन हम ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो ये एक दूसरे के विपरीत में चलता रहता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 55 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को फटाफट अंदाज में फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 56 को पढ़िए। प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक है। ऑप्शन ए सभी जीव, ऑप्शन बी जलवायुवी कारक, ऑप्शन सी भू आकृति कारक या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो प्रश्न क्रमांक 56 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक है। तो प्राकृतिक पर्यावरण का जो घटक होगा वो सभी जीव हो जाएगा, जलवायु कारक भी हो जाएगा और भू आकृति भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से फटाफट अंदाज में। चलिए प्रश्न क्रमांक 57 को पढ़िए। पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए पेड़ पौधे जीव जंतु, ऑप्शन बी रिश्ते नाते संस्कृति, ऑप्शन सी मकान सड़क पूजा स्थल या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 57 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। तो पर्यावरण में जो आएगा वो पेड़ पौधे जीव जंतु भी आता है, रिश्ते नाते संस्कृति भी आता है और मकान सड़क और पूजा स्थल भी आता है। हम लोग पूजा पाठ करते हैं ना जी पेड़ पौधे की। उसके अलावा सांस्कृतिक रूप से हम अपन क्या रखते हैं, पेड़ पौधे से भी रिश्ते नाते रखते हैं, पर्यावरण से भी। और पेड़ पौधे तो वैसे भी आता है। तो इस प्रकार से 57 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हैं इसी अंदाज में जल्दी जल्दी अब। चलिए प्रश्न क्रमांक 58 को पढ़िए। निम्न में कौन वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन की स्थिरीकरण करता है? ऑप्शन ए नीली हरी शैवाल, ऑप्शन बी कवक, ऑप्शन सी प्रोटोजोआ या ऑप्शन डी वायरस। तो प्रश्न क्रमांक 58 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए नीली हरी शैवाल करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्न में कौन वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन की स्थिरीकरण करता है? तो नाइट्रोजन की जो स्वतंत्र स्थिरीकरण करता है वो नीली हरी शैवाल करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 59 को पढ़िए। सजीव निर्जीव घटकों के बीच अंतःक्रियाओं का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए आहार श्रृंखला, ऑप्शन बी खाद्य श्रृंखला, ऑप्शन सी शिकार की क्रिया या ऑप्शन डी जल चक्र। तो प्रश्न क्रमांक 59 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर डी जल चक्र करेक्ट हो जाएगा। कैसे? सजीव निर्जीव घटकों के बीच अंतःक्रियाओं का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? सजीव मतलब जो जीवित है वो, और निर्जीव जो नहीं जीवित है वो। तो इन दोनों के बीच जो अंतःक्रिया का उदाहरण होगा वो जल चक्र हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 59 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है ना वो जल चक्र वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आज की क्लास के अंतिम प्रश्न को फटाफट अंदाज में पढ़ते हैं, ठीक है। क्योंकि जितना फटाफट
अंदाज में आप लोग पढ़ोगे ना उतना ज़्यादा बेहतर होगा, आप लोगों का टाइम मैनेज हो पाएगा एग्ज़ाम में। तो इसीलिए ना ज़्यादा ज़रूरी है कि जल्दी जल्दी आंसर लेने की कोशिश किया करो। चलिए प्रश्न क्रमांक 60 को ध्यान से पढ़िए। निम्न में से कौन पर्यावरण के घटक है? ऑप्शन ए सामाजिक एवं आर्थिक, ऑप्शन बी प्राकृतिक, ऑप्शन सी सांस्कृतिक या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 60 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्न में से कौन पर्यावरण के घटक है? तो पर्यावरण का जो घटक होगा सामाजिक, आर्थिक हो जाएगा, प्राकृतिक हो जाएगा और सांस्कृतिक हो जाएगा। तो इस प्रकार के जैसे ही उपरोक्त सभी वाले ऑप्शन आएगा ना इस प्रकार में, तो सारे को आप लोगों को चूज करना है। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 60 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा।